फज़ा में बिखर गई, फज़ा में बिखर गई, खुशबू हवा के साथ फिजा में बिखर गई, गुलदान में सजे हुए बस फूल रहे। नसीम फरोग साहब अपनी इंतहाई मुरस्सा शायरी सुना रहे थे और ये और बात है कि उनकी शायरी में इतना असर था कि सदर महफिल ने महफिल छोड़ दी, लेकिन बहरहाल उन्हें हम वापस बुलाने की कोशिश करते हैं और इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आपकी तवज्जो चाहूंगी मैं। शायरी और नस्र निगारी, शायरी और नस्र निगारी दोनों में अपने फ़न को मनवाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनसे ना सिर्फ ये कि उनके फ़न की बुनियाद पे बल्कि उनकी शख्सियत की बुनियाद पे हम सबको बेहद लगाव है, और वो जब हमारी महफिल में मौजूद होती हैं तो महफिल की जो वक़ार है उसमें इजाफा भी होता है। बुनियादी तौर पे तो रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं, लेकिन दिली तौर पे शायरा हैं और इनकी तहरीरें हमारे फ़िक्र और सोच को एक तवानाई अता करती हैं। मैं इस वक्त ज़हमत दूंगी मोहतरमा शाहिदा काज़मी को। इतनी देर हो गई थी, मैंने कहा शायद पर्ची नहीं निकल रही, पर्चा कटेगा। आपके पर्चा कटने से डर गया। हाँ, जब ही तो वाकिफ भाई चले गए। ये एक मैं जो नज़्म सुनाना चाह रही थी, मगर वो बहुत दफ़ा सुना चुकी हूँ। औरतों के हवाले से वो नज़्म मुझे अच्छी लगती है। वो भी सुनाएंगे और वो भी सुनाएंगे। वो कौन सी? वो जो आप बाद में सुनाना चाहते हैं। वो आपको अकेले में सुनाऊंगी। परवीन शाकिर के लिए उनका शेर तो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि मैं उसका नाम मैं उस तज़ब्ज़ुब में पड़ गई, कुछ इस किस्म का है, वो तो याद नहीं आ रहा, लेकिन उनके लिए जो मैंने शेर, मैं उसका नाम लेके तज़ब्ज़ुब में पड़ गई जी, और मैं भी आपका भूल गया हूँ। लेकिन मैंने उनके लिए जो एक शेर कहा था, मैंने उनके लिए एक शेर कहा था कि खुशबू हवा के साथ हवाओं में चल गई, हाँ, गुलदान में सजे हुए बस फूल रहे थे। खुशबू हवा के साथ फज़ा में बिखर गई, फज़ा में बिखर गई, खुशबू हवा के साथ फिजा में बिखर गई, गुलदान में सजे हुए बस फूल रहे। अब जरा मैं औरतों की गमज़दा हालत बताऊँ। औरतें जरा गौर से सुने। ख़वातीन व हज़रात, मैं दरख्वास्त करूंगी कि प्लीज़ ज़रा सी खामोशी अख्तियार करें ताकि आप हमारी शायरा को अच्छी तरह सुन सकें। शुक्रिया। खुशबुओं से बसे, चूड़ियों से खनकते हिनाई हाथों ने एक कागज पर दस्तखत किए। खुशबुओं से बसे, चूड़ियों से खनकते हिनाई हाथों ने एक कागज पर दस्तखत किए, जिस पर उसकी तारीख पैदाइश, कुछ शराइत और कीमत लिखी थी। उसने गहरा सांस लिया और उसकी दोनों आंखों से आंसू टपके, एक खुशी का और एक गम का। खुशी के आंसू को उसने पल्लू में बांधा और गम के आंसू को पोंछ दिया। फिर अपने एहसास को नए कपड़े पहनाकर वो चलती रही
कभी हवा से लड़ते हुए, कभी दरिया के धारे के साथ बहते हुए, कभी बागों में कलियां चुनते हुए, कभी उंगलियों के पोरों से कांटे निकालते हुए, कभी बागों में कलियां चुनते हुए, कभी उंगली के पोरों से कांटे निकालते हुए, और इसी कश्मकश में वक्त उसके हाथों से फिसल कर उसके चेहरे पर फैल गया। और इसी कश्मकश में वक्त उसके हाथों से फिसल कर उसके चेहरे पर फैल गया। घर की दीवारों में पड़े हुए शिगाफ रफ्ता रफ्ता रास्ता बन गए। और जब आखिर तक करने को आंसू भी ना रहे, तो उसने अपने पल्लू से खुशी का आंसू खोलकर बाहर फेंका। अपने खुरदुरे हाथों से एक और कागज पर दस्तखत किए और चौखट फैलान कर बाहर आ गई। एक और नज़्म, इसका उन्वान है इस्तिग़ासा। जब कोई भी आदमी के पास कोई रास्ता नहीं रहता तो वो सिर्फ दुआएं करता है। ये इसी तरह से मैं औरतों की तर्जुमानी कर रही हूँ। मैं अपनी खामोशी इख्तियार करें, ये औरतों के लिए नज़्म है, खास तौर पे आप लोगों के लिए। आपा की मौजूदगी कोई इतनी मामूली नहीं है। अरे नहीं, ये तो मुझे कांटों में घसीटते रहते। मैं अपनी करबला खुद लेके फिरती हूँ। मैं अपनी करबला खुद लेके फिरती हूँ। मेरे हाथों की रस्सी पाँव की बेड़ी नजर आती नहीं है। मेरे हाथों की रस्सी पाँव की बेड़ी नजर आती नहीं है। मैं अनदेखी मसाफत की थकी हारी मुसाफिर हूँ। मेरे हाथों में मेरी करबला है। मेरे ये बेकजावा ऊँट, नेज़ों पे बुलंद कुछ सर, मेरे एहसास और मेरे ख्यालों के। मेरी बीवी, मेरी तन्हाई ऐसे कैद खाने में मुक़य्यद है जहाँ पर अपनी ही आवाज से आहें भी डरती हैं। मेरी तन्हाई ऐसे कैद खाने में मुक़य्यद है जहाँ पर अपनी ही आवाज से आहें भी डरती हैं। मैं अपने घर में रहती हूँ, मगर इस कैद खाने में मुझे गर्दन को निवड़ाना ही पड़ता है। मैं अपने घर में रहती हूँ, मगर इस कैद खाने में मुझे गर्दन को निवड़ाना ही पड़ता है। मैं उठती ही नहीं इस खौफ के मारे, कभी जालिम नातना ताज़ियाना लेके आ जाए। मेरे एहसास के कुछ सरबुरीदा जिस्म रेती पर तड़पते हैं। प्यासी हूँ मेरी बीवी, अगरचे अपने आंसू पीती रहती हूँ। मेरी तशना लबी हर नहर से प्यासी पलटती है। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। मेरी सूखी ज़बान अब लज़्ज़ते इज़हार चाहती है। मेरी सूखी ज़बान अब लज़्ज़ते इज़हार चाहती है। मेरी इस खाली झोली में मुझे दे दें वो कुव्वत और वो जुर्रत जो बस सिर्फ आपकी ज़ाते मुक़द्दस का ही हिस्सा थी। रहेंगी मुझे बस अपने खाके पाके कुछ ज़र्रे अता कर दें। मेरे बुझते हुए एहसास को कुछ रोशनी मिल जाए। मेरी शामे गरीबा का अंधेरा कुछ तो छट जाए। एक और शायर को हम यहाँ ज़हमती का नाम दे रहे हैं। बुनियादी तौर पे सहाफ़ी हैं और अपनी सहाफ़त से उन्होंने बहुत नाम कमाया है यहाँ पे भी, और पाकिस्तान तक उनका नाम जाना पहचाना जाता है। और शायरी में भी आप बहुत अच्छे अशार कहते हैं। जनाब अनवर आप बूढ़ी नहीं हुई, हमारे लिए आप वही शायद आप हैं जिनके घर में हम F7-1 में बैठ के
ضیاء الحق کے خلاف منصوبے بناتے تھے، اور جہاں سے ہم لوگ جیلوں میں گئے تھے، کوڑے کھائے تھے، اور اظہار کاظمی صاحب سرکاری ملازم ہونے کے باوجود ہمیں ویلکم کرتے تھے. تو ہماری یادیں آپ سے وابستہ ہیں، اور جو کچھ ہم لوگوں نے مل کے جو جدوجہد کی ضیاء الحق کے خلاف، وہ جدوجہد بوڑھی نہیں ہو سکتی. پروین شاکر سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہر شخص کی زندگی، بلکہ کسی کی بھی زندگی ایک سیدھی لکیر نہیں ہوتی. تو ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ بیان کیا دو نقطوں کے درمیان ان کے اور ان کے شوہر کے درمیان زندگی کو، تو اس مثلث کا ایک نقطہ اور بھی ہے، سربت حسین. اور میں کیونکہ سارے دوست ہیں، بلکہ میرے سینئر تھے، اس وقت میں انٹرمیڈیٹ پڑھتا تھا جب یہ ایم اے فائنل میں تھی، اور ہم لوگ اس وقت این ایس ایف میں ہوتے تھے. تو میں بہت سارے پردے نہیں اٹھاؤں گا، لیکن یہ اتنا کافی ہے کہ سربت نے ان کی موت کی اطلاع سے ان کے ٹرین کے آگے کود کے جان دے دی. تو سربت کی ایک نظم ہے جو اس نے ان کے لیے لکھی تھی، بہت چھوٹی تھی، مختصر سی نظم ہے کہ آدمی، پیڑ اور مکان، صاف نیلا آسمان، سنگ ریزے اور گلاب، سب کے سب اچھے لگے اس کے گھر جاتے ہوئے. یہ سربت نے پروین کے لیے لکھی تھی. اور ایک اور اس کا شعر ہے، وہ بھی پروین کے حوالے سے لکھا گیا تھا کہ عجب نہیں کہ میری طرح اکیلی رات کسی کو ڈھونڈنے نکلی ہو ماہتاب لیے. مہتاب لیے کمال ہے. یہ ڈاکٹر صاحب آپ اور ریلی صاحب، آپ فارسی کے اساتذہ ہیں، آپ کے سامنے تو مجھے جسارت نہیں کرنی چاہیے، لیکن فارسی کی ایک نظم کا ترجمہ میں سناؤں گا. نظم ہے سوراب سپہری کی، اور ترجمہ میں نے کیا ہے مجھے تو لوٹ آنا ہے. یہ سوراب سپہری ایران میں اتنے پاپولر ہیں جیسے ہمارے یہاں فیض صاحب ہیں، اور جدید شاعر ہیں. 80s میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اور یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ کا ان کو لیکیومیا تھا، جانتے تھے، آہستہ آہستہ مر رہے تھے. تو یہ اگر ذہن میں رکھیں تو نظم آپ کو زیادہ سمجھ میں آتی. مجھے تو لوٹ آنا ہے، بہت سے کام باقی ہیں. مجھے تو لوٹ آنا ہے، بہت سے کام باقی ہیں. رگوں میں نور بھرنا ہے، رگوں میں نور بھرنا ہے. صدا بھی تو لگانی ہے کہ لے لو سیب یہ لے لو، اٹھو اب خواب سے جاگو. یہ سیب سرخ سورج ہے جو اپنے ساتھ لایا ہوں. یہ سیب سرخ سورج ہے جو اپنے ساتھ لایا ہوں. مجھے تو لوٹ آنا ہے. گلے سوسن بھکاری کو، گلے سوسن بھکاری کو نئے جھمکے دلانے ہیں زن زیبا جزامی کو. نئے جھمکے دلانے ہیں زن زیبا جزامی کو. مناظر باغ کے لا کر مجھے نابینا آنکھوں کو تماشا بھی دکھانا ہے. مناظر باغ کے لا کر مجھے نابینا آنکھوں کو تماشا بھی دکھانا ہے. مجھے تو لوٹ آنا ہے کہ یہ آوارہ قدم میرے ابھی تو شوق ہے ان میں. شہر میں کتنی گلیاں ہیں جو ہیں منتظر میری. صدا یہ بھی لگانی ہے، صدا یہ بھی لگانی ہے کہ شبنم چاہیے شبنم میرے بے خواب کاسے کو. صدا یہ بھی لگانی ہے کہ شبنم چاہیے شبنم میرے بے خواب کاسے کو. مسافر کو شکایت ہے، مسافر کو شکایت ہے، یہ شب تاریک ہے کیسی اسے میں کہکشاں لا دوں. مسافر کو شکایت ہے، یہ شب تاریک ہے کیسی اسے میں کہکشاں لا دوں. مجھے تو لوٹ آنا ہے لیے مالا ستاروں کی اس معذور لڑکی کو. سرے پل جو بیٹھی ہے دبے اکبر بھی دینا ہے. مجھے تو لوٹ آنا ہے یہ مالا ستاروں کی اس معذور لڑکی کو. سرے پل جو بیٹھی ہے دبے اکبر بھی دینا ہے. لبے دشنام ہیں جتنے انہیں مسکان دینی ہے، لبے دشنام ہیں جتنے انہیں مسکان دینی ہے. جو دیوار ہے آگے مجھے یہ بھی گرانی ہے، جو دیوار ہے آگے مجھے یہ بھی گرانی ہے. رہزن یہ جو بیٹھے ہیں ابھی ان سے یہ کہنا ہے، یہ جو کارواں لایا یہی تو بار الفت ہے، یہی بس اس کی دولت ہے. یہی تو بار الفت ہے، یہی بس اس کی دولت ہے. مجھے تو لوٹ آنا ہے، مجھے تو لوٹ آنا ہے ابر کو منتشر کر کے. مجھے یکجا جو کرنا ہے سورج کو نگاہوں سے. مجھے تو لوٹ آنا ہے ابر کو منتشر کر کے. مجھے یکجا جو کرنا ہے سورج کو نگاہوں سے. دلوں کو عشق سے باہم سایہ اور دریا کو، شجر کو ابر بارہ سے. مجھے کچھ کام کرنے ہیں،
मुझे कुछ काम करने हैं, ये गुलदान खुश्क हैं, देखो इन्हें पानी भी देना है। ये ख्वाब बच्चों के, ये शोर जिगर का, इन्हें है जोड़ना, मुझको पतंगों को हवा के दोष पर कायम भी रखना है। पतंगों को हवा के दोष पर कायम भी करना है। मुझे कुछ काम करने हैं, चारा डालना है अस्पो गाँव को, बाल्टी शबनम की देनी है मुझे हैवान तिश्ना को। इस बूढ़े गधे के चेहरे से मक्खी उड़ानी है, इस बूढ़े गधे के चेहरे से मक्खी उड़ानी है, कुछ बेलें चढ़ानी है इन दीवारों पर अभी मुझको। मुझे तो लौट आना है, मुझे तो लौट आना है, अभी कुछ काम बाकी है। दरीचों के तले मुझको बहुत से गीत गाने हैं, दरीचों के तले मुझको बहुत से गीत गाने हैं। कुछ परिंदे हैं अभी जिनको दरख्तों पर सजाना है। और एक देखिए बड़ी आम सी बातें किया करता था जो हमारे यहाँ शायरी में नहीं होती हैं। कुछ परिंदे हैं अभी जिनको दरख्तों पर सजाना है। यह पुरशको मेंढक, यह पुरशको मेंढक, सांप को जाके बताना है। अभी तो आशती कम है, अभी हैं आशना तो थोड़े, अभी तो चाहिए मुझको इल्हामी नूर का राशन। अभी तो इश्क करना है, यही तो काम रहता है, मुझे तो लौटाना है।